आदाब नाज़रीन, जी सलाम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। वैसे तो लोकसभा इंतखाबात में हर एक सीट की अहमियत होती है, लेकिन बात अगर दिल्ली की हो तो ये खास हो जाती है। दिल्ली की जीत बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों के लिए ही साख का सवाल है। रियासत में आज पर्चा दाखिल करने का आखिरी दिन है। कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी तीनों ने अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। कई सीटों पर तीनों पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच इत्तेहाद की तमाम कोशिशें हुई, लेकिन वो फेल हो गई और इसमें कोई भी फैसला नहीं हो पाया। जबकि ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली और चांदनी चौक की अगर तीनों सीटों की हम बात करें तो यहाँ 15 से 20% तक मुस्लिम वोटर है और आज हम इसी मौजू पर तफसील से बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ जुड़ गया है। इनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ यासिर जिलानी साहब मौजूद हैं, बीजेपी के लीडर हैं। इसी के साथ अर्पित गुप्ता मेरे साथ मौजूद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। राघवेंद्र दुबे साहब मेरे साथ मौजूद हैं, लीडर हैं समाजवादी पार्टी के। और धर्मवीर चौधरी साहब हैं, बीएसपी के लीडर हैं, मेरे साथ जुड़ गए हैं। अंबिकानंद सहाय जी सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। यासिर साहब जी, आपके दो जो सिटिंग एमपीज हैं उनके टिकट्स काट दिए गए हैं। दो नए चेहरों को लाया गया है, गौतम गंभीर हैं, हंसराज हंस हैं। सवाल ये उठता है कि हमेशा ऐसा क्यों होता है कि एन मोमेंट पर पैराशूट कर कर कैंडिडेट्स को उतारा जाता है और जो वहां का जमीनी जो कार्यकर्ता है एक तरह से उसे मायूस किया जाता है। देखिए, जहाँ तक गौतम गंभीर की बात आप कर रहे हैं, वो 1 साल से सक्रिय थे हमारे साथ। उन्होंने बीजेपी की मेंबरशिप ले ली थी और ये शुरू से लोगों को समझ में आ रहा था कि वो चुनाव लड़ेंगे। तो उनको चुनाव इस दिल्ली से लड़ाया जा रहा है और पार्टी ने फैसला किया, पार्टी हाईकमान ने फैसला करा है। सारे जो कार्यकर्ता और जितने भी लीडर हैं नीचे के, उन्होंने उसको इस्तकबाल किया है, उसको एक्सेप्ट किया है। और आज बहुत ज़बरदस्त उनके नॉमिनेशन में भीड़ ने ये जता दिया कि लोग उनके साथ हैं। और जिस तरीके से उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्रिकेट की जो शानदार पारी खेली है, मुझे लगता है कि आने वाले 5 साल में जब वो एमपी बनेंगे तो बहुत शानदार होता है कि जो भीड़ होती है वो वोट में तब्दील हो। ऐसे बहुत जगहों पर हमने देखा है जहां सिर्फ उस सेलिब्रिटी को देखने के लिए लोग बहुत बड़ी तादाद में आते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है गौतम गंभीर को लोग ऐसा नहीं है कि कोई आम वो आदमी है, एक शौक भी होता है एक स्टार क्रिकेटर को देखने का। तो ये जरूरी नहीं कि उस भीड़ को आप ये मान लें कि वो वोट में तब्दील होगी, क्योंकि कांटे की टक्कर है वहां पर। तीनों कैंडिडेट्स, अगर ईस्ट दिल्ली की बात करते हैं आप, मैं भी वहां की वोटर हूं, तो अगर देखें गौतम गंभीर हैं और अरविंद सिंह लवली हैं, आतिशी हैं, तीनों ये कैंडिडेट्स एक तरह से देखें तो दमदार हैं। इसमें से गौतम गंभीर ही एक तरह से बात करें तो पैराशूट करके लाए गए, वरना दो आतिशी आपसे जुड़ी रही और लगातार उन्होंने वहां पर काम किया है। तालीम को लेकर उनका काम काफी अच्छा है। और अगर हम अरविंदर सिंह लवली की बात करते हैं तो बीजेपी में गए थे बीच में आपकी पार्टी में, लेकिन फिर से इन्होंने कांग्रेस में वापसी कर ली है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, आप भी जानती हैं कि वो जमीन तक है, मंडल तक, समिति अध्यक्ष से शुरुआत होती है वहां पे। और उनके लिए एक ही चीज जो सबसे अहम होती है वो कमल का फूल होता है और जो भी कैंडिडेट आता है वो उनके साथ हो जाते हैं। अभी आपने एक बहुत अहम सवाल और अपनी जब न्यूज शुरू करी थी, जो आपने एक खास करके मुसलमानों को लेके कही है, मैं उसमें 30 सेकंड लेना चाहूंगा। देखिए, हम तो धर्म और जाति और समुदाय की बात करके हमारे संगठन ने कभी काम नहीं किया, लेकिन पिछले 70 साल से जिन लोगों ने वोट बैंक बनाया है, और खास करके जो अभी मौजूदा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने बार बार मुसलमानों का जिक्र किया, मुसलमानों के नाम पे उन्होंने अपनी पूरी राजनीति की शुरुआत करी और मुसलमानों ने उनसे प्यार भी किया। मुसलमानों ने उनको इस वक्त एमएलए भी दिया है, दिल्ली में उनके एमएलए भी हैं। लेकिन आपको यकीन हैरानी होगी कि ईस्ट दिल्ली जिसकी आप भी वोटर हैं, उसमें 4.5 लाख के लगभग मुसलमान हैं। आपको जो नॉर्थ ईस्ट है, जहां से उनके पूर्व के अध्यक्ष लड़ रहे हैं दिलीप पांडे, वहां पे 6.5 लाख के आसपास मुसलमान वोट है। और चांदनी चौक में 4.25 लाख के आसपास मुसलमान वोट बैंक है, लेकिन उन्हें ध्यान नहीं आया। ये एक बहुत बड़ा अहम रोल निभाएगा आने वाले चुनाव में। अच्छा, अब कांग्रेस के जो कैंडिडेट आए हैं, उन्होंने पिछले 15 साल से कांग्रेस ने यहाँ पे हुकूमत करी है। उनका भ्रष्टाचार जो कॉमनवेल्थ गेम का था, पूरे दिल्ली ने देखा। इसीलिए आज उनके पास एक एमएलए भी नहीं है दिल्ली के अंदर। शीला दीक्षित की जब गवर्नमेंट थी उस वक्त और कैसे गई वो आपने और हमने देखा, इस पे बहस भी करी है, बहुत बड़ी एक लंबी बहस चली है। लेकिन अब आप देखें
कि क्या है कि आप जिनकी बात कर रही थी अभी आतिशी की, आतिशी ने पता नहीं कब कहां कैसे काम किया है शिक्षा को लेके, किन लोगों को उन्होंने दिखाया है काम, क्योंकि दिल्ली में शिक्षा का स्तर नहीं, अगर आम आदमी पार्टी की हम बात करते हैं खास तौर पर, तो तालीम को लेकर ये कहा जाता है कि उन्होंने अच्छा काम किया। खासतौर पर सरकारी स्कूलों की जो तस्वीर उन्होंने बदली है उसको लेकर उनकी काफी तारीफ भी होती है और उसमें ये माना जाता है कि आतिशी का एक अहम रोल रहा है। मैं उस पर बात करूंगी, लेकिन मैं अंबिकानंद सहाय जी के पास जाना चाहूंगी। अंबिकानंद सहाय जी, आप ये देखिए कि 3 सीटें ऐसी हैं दिल्ली में जहां पर 15 से 20% तक मुस्लिम वोटर है। खासतौर पे ईस्ट दिल्ली की बात की जाए, चांदनी चौक की बात की जाए और नॉर्थ वेस्ट की बात की जाए, और यहाँ पर अगर हम देखें तो एक बड़े लीडर्स भी कांग्रेस के पास मौजूद हैं। यहाँ पर उनके पास हारून यूसुफ हैं, इसके अलावा शोएब इकबाल हैं, हसन अहमद हैं, ये तमाम चौधरी मतीन हैं। ये वो लीडर्स हैं जो मौजूद हैं, ऐसा नहीं कि चेहरों की कमी है। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखें सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज आप और कांग्रेस ने एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतारा है। क्या वजह देखते हैं आप इसकी? देखिए, इसके पहले कि इस प्रश्न का जवाब दूं जी, दिल्ली के बारे और दिल्ली की राजनीति के बारे में एक परम सत्य बताना चाहता हूँ। आपने शुरू में प्रश्न किया था कि ये पैराशूट द्वारा लाए जा रहे हैं। ये शब्द दिल्ली की राजनीति में बेमानी है, क्योंकि दिल्ली का आप स्वरूप देखिए बुशरा जी, दिल्ली में दिल्ली के लोग कितने हैं? जी, है ही नहीं है जी। मैं समझता हूँ 5-7% हो तो बहुत है पुराने दिल्ली के बाशिंदा। ये है बाहरी लोगों का जगह, राजधानी है, हर राज्य से लोग आते हैं, यहाँ सेटल करते हैं। अब आइए, पूर्वी दिल्ली की बात आप कर रही थी। पूर्वी दिल्ली आज आपको वो जमाना, शायद आप बच्ची रही होंगी उस जमाने में, जब दिल्ली की भाषा पंजाबी हुआ करती थी। आज क्या है? या तो बिहारी या उत्तर प्रदेश की भाषा है जी, खासकर पूर्वी दिल्ली में। तो पूर्वी दिल्ली की राजनीति बिल्कुल दूसरे तरफ की है। जहां तक मुसलमान कैंडिडेट का सवाल है, देखिए आपको ये मानना होगा कि कांग्रेस आज जद्दोजहद इस बात पे कर रही है कि उसकी छवि प्रो मुस्लिम और एंटी हिंदू बन गई थी जी। अब वो अपनी एंटी हिंदू छवि का उपचार करने में लगी है, तो मुस्लिम कैंडिडेट वो देगी नहीं। आम आदमी पार्टी भी अपने को सेक्युलर साबित करने के लिए वही कमोबेश स्ट्रेटेजी अपना रहा है। अब सवाल है कि मुस्लिम इतनी तादाद में हैं, खासकर पूरब में, तो ऐसे में उनके वोटों का क्या होगा जी? ऑब्वियसली बटेंगी और एडवांटेज बीजेपी होगा। इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है जी, जी। क्योंकि वो वोटें बट जाएंगे। जब दिल्ली प्रदेश का चुनाव हुआ था तो उस वक्त कांग्रेस 0 सीट लाई और पूरी दिल्ली के सारे मुसलमान आम आदमी पार्टी को वोट दिए थे। इस बार लेकिन वैसा नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस भी जोर से लड़ने का प्रयास कर रही है और वो बटेगा जी। और दिल्ली की जो 40% से ऊपर 48 के आसपास वोट आई थी 2014 में, वो असल ताकत बीजेपी की नहीं है। बीजेपी की अपनी वोट 34-35% है दिल्ली में, जो सॉलिड वोट है। तो ट्रायंगुलर फाइट में ये 35% भी काफी होता है, तो एडवांटेज बीजेपी है। हाँ। लेकिन राघवेंद्र जी, आप ये देखिए कि अगर जब हम मुस्लिम वोटर्स की बात करते हैं खासतौर पर, क्योंकि बीजेपी पर तो ये इल्जाम है ही कि वो एक तरह से मुसलमानों को अपना वोटर मानते ही नहीं है, वो उनका वोटर नहीं है। लेकिन जहां तक हम कांग्रेस की बात करते हैं और एक नई उभरी हुई पार्टी जो है आम आदमी पार्टी की बात करते हैं, जिसका वजूद दिल्ली तक ही महदूद है, उसके लिए माना जाता है कि दरअसल मुसलमान उसको वोट करते हैं, वो मुसलमानों की पार्टी, उसके ऊपर ये इल्जाम भी लगता रहा है। या कम से कम हम ये कह सकते हैं कि सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी है। लेकिन उन सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज को भी मुसलमानों के नाम पर एक भी टिकट नहीं दिया गया है। आप ये बताएं कि एक पार्टी हिंदुत्व की राजनीति कर रही है, दूसरी पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व की सियासत कर रही है। आम आदमी पार्टी दिल्ली तक महदूद है, वो सेकुलर होने का दावा कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखें कि एक भी टिकट मुसलमान को नहीं दिया गया है। क्या तमाम पार्टीज ने मुसलमानों को, मुस्लिम वोटर को फॉर ग्रांटेड ले रखा है कि उनके पास तो ऑप्शन ही नहीं है, जाएंगे कहां? आएंगे तो हमारे पास ही।
देखिए, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। बहुत सारे मामलों में ऐसा है, जैसे अभी शाह जी ने कहा, बड़े अनुभवी वरिष्ठ पत्रकार, उन्होंने सही कहा कि वो ये कह रहे हैं कि बहुत सारे इस दौड़ में लगे हैं कि कोई साबित करना चाह रहा है कि नहीं हम भी हिंदुत्व की तरफ हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। निश्चित रूप से जहाँ जिसकी ज़्यादा संख्या है, हम ये नहीं कह रहे हैं, अगर ये फार्मूला यहाँ नहीं तो दूसरी जगह भी और किसी के लिए भी नहीं होना चाहिए, लेकिन जहाँ जिसकी संख्या है निश्चित रूप से उनको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। और इन पार्टियों को ये दिखाना भी चाहिए कि हमारे लिए हिंदू भी बराबर है, हमारे लिए मुस्लिम भी उतना ही मायने रखते हैं जितना कि हिंदू रखते हैं। तो इन पे ये इल्जाम नहीं लगता। अभी बीजेपी के प्रवक्ता बता रहे थे, मैं एक चीज कह रहा हूँ कि कांग्रेस का एक भी विधायक इसलिए दिल्ली में नहीं बना था कि वो भ्रष्टाचार में थे। तो इसका मतलब दूसरे नंबर पे आपके ही नंबर, आपके 3 बने थे। इसका मतलब आप भी भ्रष्टाचार में इतने डूबे होंगे कि जनता ने आपको साफ उसके बाद ही सरकार जब 2014 का जनरल इलेक्शन हुआ था, 67 आम आदमी पार्टी के सांसद दिया था इसी दिल्ली ने। ये ध्यान नियम बता रहे, नियम के अनुसार अगर बात करोगे तो आप पे वही लागू होगा। कहाँ से लागू होगा ये आप सोच सकते हैं। अगर जहां से आपका सफाया हो गया तो इसका मतलब ये माना जाए कि बीजेपी वहां सबसे भ्रष्ट पार्टी है, इसलिए उनको वोट नहीं मिला, अगर ये बात कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर ये सिटिंग एमपी के टिकट काट रही है बीजेपी, इसका मतलब है ये कि कई प्रत्याशियों को ताश के पत्तों की तरह फेंट रहे हैं, कोई इधर कोई इधर, यहाँ सेटिंग नहीं बनी तो दूसरी जगह। ये लगता है कि इसने कोई काम नहीं किया। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 2 दर्जन से ज्यादा जो सिटिंग एमपी थे उनके टिकट कट गए, उसी तरीके से दिल्ली में भी काट दिए। इसका मतलब साफ है कि उन सांसदों ने कुछ भी नहीं किया। इन्हें लग रहा था साफ कि ये हार जाएंगे, जनता के बीच में ये ज्यादा बदनाम हो चुके हैं इसलिए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं जनता से कि जनता उनको वोट करे कि जो जनता के सुख दुख में साथ रहें, उनको वोट ना करें कि जो बाद में लेकर के आए कि हिंदू है ये मुस्लिम है। इन बातों पे बिल्कुल ना जाए, विकास में सुख दुख में साथ रहें, उन लोगों को ही वोट करें। जी धर्मवीर जी, आपकी पार्टी से एक लीडर यहाँ दिल्ली से लड़ते रहे हैं बीएसपी से, क्या इस बार आप किसी भी तरह से फाइट में हैं? कोई कैंडिडेट बीएसपी की तरफ से उतारा जाएगा इस बार दिल्ली में? बिल्कुल उतारा जाएगा बुशरा जी। बहुजन समाज पार्टी देश की 3 नंबर की बड़ी पार्टी है और निश्चित ही यहाँ से कैंडिडेट उतरेगा। मैं आपकी डिबेट सुन रहा था, पैरासूट कैंडिडेट्स की आप बात कर रही थी, 2 कैंडिडेट्स पैरासूट उतारने की बात आपने की। मैं बता देना चाहता हूँ कि बीजेपी के 100 सांसदों से ज्यादा के टिकट पूरे देश में कटे हैं। और मेरे भाई अभी बता रहे थे दुबे साहब कि अगर इनके परफॉर्मेंस अच्छी होती तो ये 100 सांसदों के टिकट इनको नहीं काटने पड़ते। और इन्होंने कोई ग्रास रूट पर ग्राउंड लेवल पे कोई काम नहीं किया है, इसीलिए इनको ये डर है कि ये प्रत्याशी हमारे हार जाएंगे, चाहे वो दिल्ली की बात हो और चाहे पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में कहीं की भी बात हो। बीजेपी बहुत डरी हुई है। और रही आपने मुस्लिम्स का जिक्र किया है, तो 65 वर्षों तक इस देश में कांग्रेस का राज रहा और मुसलमान जो है इस देश का, मतलब हिंदुस्तान का मुसलमान सेकुलर है, वो राम और रहीम का देश है। लेकिन ये जो सरकारें पूर्ववत में रही हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो इसके साथ ये भी चाहे ये बीजेपी की सरकार हो प्रेजेंट की, इस मुल्क का जो हिंदू है वो भी सेकुलर है, वो भी सेकुलर है। मैं तो मानता हूं इस मुल्क की जो नींव है वो सेकुलरिज्म पर ही बनी हुई है। मैं मानता हूं, बिल्कुल आप ये देखें कि अगर इस मुल्क का बड़ा तबका यानी कि मेजॉरिटी, अगर हिंदू यहाँ पर अगर सेकुलर नहीं होते तो मुसलमान जो माइनॉरिटी में है शायद इतने सालों से इतने कंफर्टेबली आपसी भाईचारे के साथ ना रह रहे होते। ये राम रहीम नानक गुरु नानक का देश है। यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम, बाबा साहब ने जब संविधान की रचना की थी तो उसमें कोई फर्क नहीं किया था। उन्होंने कहा कि ये हिंदू और मुसलमान दोनों देश की आंख के तारे हैं। और ये जो बीजेपी पार्टी है और ये जो कांग्रेस पार्टी है, ये कांग्रेस ने मुसलमानों के वोट लेकर के उनको ठगने का काम किया। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये कहती है कि मुसलमान की हालत आज जो दलितों की तरह हो गई है इस देश में। और बीजेपी तो उनको ना इस देश का नागरिक मानती है, ना उनको वोटर मानती है, ना अपना सपोर्टर मानती है। उनका बस चले बीजेपी वालों का तो उनको पाकिस्तान भेज दें। तो ये लोग जो है
हमारे आप भी देखें धर्मवीर जी के बीएसपी की अगर हम बात करते हैं तो बीएसपी भी ये कहती है, अगर मायावती की बात करें, उन्होंने कहा कि एक तरफ मुसलमान जो हैं वो वोट करें, ये बीएसपी की तरफ से कहा गया। और हम मायावती को लगातार ये देख रहे हैं कि जितनी बातें वो कांग्रेस को लेकर, बीजेपी को लेकर नहीं कर रही हैं, जितना ज्यादा वो कांग्रेस पर हमलावर हो रही हैं। और यहाँ मैं आपको भी देख सकती हूँ, कांग्रेस को लेकर आप काफी नाराजगी जो है हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए बुशरा जी, इस देश में सबसे ज्यादा राज किसने किया? इस देश में 65 वर्षों तक राज कांग्रेस ने किया, तो उत्तरदायी कौन होगा? कांग्रेस होगी। बीजेपी ने 10 साल राज किया। तो बहन कुमारी मायावती जी ये कहती हैं कि अगर देश में कांग्रेस ने अच्छा राज किया होता, उनकी नीतियां अच्छी होती, संवैधानिक होती, तो ये बीजेपी के मनुवादी लोग, फिरकाप्रस्त ताकतें तो इस देश में पनप ही नहीं पाती। बाबा साहब ने तो ऐसा संविधान बनाया था कि कांग्रेस के लोगों ने उस संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया। और बहन कुमारी मायावती जी गलत थोड़ी कहती हैं। इस मुसलमान इस देश का नागरिक है, उनको आगे बढ़ने का अधिकार है। जो आपने अभी क्वेश्चन किया, बहन कुमारी मायावती जी ने जो निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन है, जो अपील का अधिकार है, ये कहा था कि कोई भी वोट बटने ना पाए और कोई भी वोट घटने ना पाए। और वो अपने पार्टी के वर्कर को ये मैसेज देना चाहती हैं। दिल्ली पे वापस आते हैं। अंबिकानंद साय जी को मैं शामिल करूंगी और उसके बाद फिर मैं अपने दूसरे मेहमानों के पास जाऊंगी। अंबिकानंद साय जी, मेरे पास जो लिस्ट है, जो 7 सीटों पर तीनों पार्टीज ने जो कैंडिडेट्स उतारे हैं, उनको अगर हम देखें और एक तरह से तज्जिया करें तो ये लगता है कि इस बार अगर खासतौर पे कांग्रेस की बात करें तो उसने अपने तमाम कद्दावर जो बड़े उनके लीडर्स हैं, शीला दीक्षित समेत, हालांकि उनकी उम्र 82 साल की हो गई है, दोबारा एक बार से दिल्ली की कमान उनको संभाली दी गई है। तो क्या आपको लग रहा है कि जो एक तरह से गढ़ हुआ करता था कांग्रेस का, और कांग्रेस ने अपने हाथों से उसे ऐसे करके दे दिया कि उन्हें लगा कि शायद दिल्ली की सत्ता तो उनके हाथ से नहीं जाने वाली है, और फिर आम आदमी पार्टी ने कब्जा किया। इस बार आपको लग रहा है कि फिर से वो एक फाइट देने के मूड में है, क्योंकि जिस तरह के उसने कैंडिडेट्स उतारे हैं? देखिए, कांग्रेस भी आज के डेट में सीरियस प्लेयर है दिल्ली में, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन उनके जीतने के, शीला बावजूद की अच्छी छवि के बावजूद उनके जीतने की कितनी उम्मीद है, इस पे मुझे शक है। जी, आपको लगता है मनोज तिवारी टक्कर देंगे? मनोज तिवारी और दिलीप पांडे हैं उनके साथ। तो अगर मनोज तिवारी की बात करें तो जाहिर सी बात है उनके लिए भी ये माना जाता है कि फिर आप कहेंगे कि पैराशूट करके तो यहाँ सभी लोग आए हुए हैं, लेकिन उनको लेकर तरह जिस तरह से वो पब्लिक के बीच जाते हैं, थोड़े कंट्रोवर्शियल बयान भी दे देते हैं, तो कई तरह के उनको लेकर सवाल उठते हैं। और शीला दीक्षित की बात करें, उन्होंने काम किया है, चीफ मिनिस्टर यहाँ की रही, एक सीरियस लीडर के तौर पर भी जानी जाती हैं वो। देखिए, यहाँ दो बातें हैं बुशरा जी महत्वपूर्ण है। पॉलिटिक्स में नो इमेज इज द बेस्ट इमेज, ये मान के चलिए आप। ना कोई एसेट है ना कोई लायबिलिटी, वो बेस्ट इमेज होती है। तो कुछ बिल्कुल नए लोगों को, अब ये जिनकी आप बात कर रही हैं, जो दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं, वो दिल्ली के लिए बिल्कुल नए हैं। एक जमाने में समाजवादी पार्टी में थे, गोरखपुर से भी चुनाव लड़े, वो सब पुरानी बातें हैं। आपको लगता है पुरवैया वोट को साधने के लिए जो बड़ा वोट बैंक है यहाँ पर, वो कोशिश है जी। लेकिन बीजेपी की ताकत वो नहीं है। बीजेपी की ताकत है उनका संगठन, उनकी नेतृत्व। मनोज तिवारी वोट पाएंगे मनोज तिवारी के नाम पे नहीं, 30% वो वोट पाएंगे बीजेपी के नाम पे और 70% पाएंगे नरेंद्र मोदी के नाम पे। आज इस देश की एक हकीकत बहुत सी है, उसमें एक राजनीतिक हकीकत ये है कि ये नरेंद्र मोदी जी की आदमकद छवि बीजेपी की छवि से बड़ी है। जी जी, क्योंकि कई जगह हमने, मैं बार इसको कोट करती हूँ, कई जगह हमने ये देखा कि जब जमीनी तौर पर काम कर, जब रिपोर्टर जाते हैं, कवरेज करने जाते हैं, तो वहां पर लोगों से बात की गई, उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे एमपी ने कोई काम नहीं किया है, तो बिल्कुल निकम्मा है, लेकिन फिर भी हम वोट जो है मोदी जी को करेंगे, हम एमपी को वोट नहीं कर रहे हैं। एक लाइन मैं जोड़ दूं, मैं भी दौरे पे गया था, तो एक आदमी ने मुझसे पूछा कि नरेंद्र मोदी जी बीजेपी के हैं, तो मैंने कहा नहीं, बीजेपी नरेंद्र मोदी का है। तो जी बिल्कुल स्वरूप बदल गया है, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का। और आप परिकल्पना कर सकती हैं क्या कि नरेंद्र मोदी के बगैर बीजेपी लड़ पाएगी क्या?
जाहिर सी बात है। और कोई बी अगर हम सोचें कि उनके बाद कौन, तो कोई चेहरा नजर नहीं आता है बीजेपी में। अर्पित के पास जाऊंगे। अर्पित, क्या आपको लगता है इन तमाम 7 सीटों पर ही ये ट्रायंगुलर जो है मुकाबला, त्रिकोणीय मुकाबला जो है हमें देखने को मिलेगा? देखिए, कुछ सीटें तो स्ट्रॉन्ग सीटें मानी जाती हैं कुछ कुछ पार्टियों की, लेकिन मेरे ख्याल से सबसे पहले ये देखना चाहिए कि पहले 2014 का चुनाव हुआ जब बीजेपी सारी लोकसभा सीटें जीती। फिर 2015 में आम आदमी पार्टी विधानसभा के चुनाव में बहुत सीटों के बहुमत के साथ आई। उसके बाद 2017 में फिर से एमसीडी के इलेक्शन हुए जिसमें बीजेपी फिर ऊपर आती हुई नजर। लेकिन एमसीडी तो माना ही जाता है बीजेपी का। दिल्ली में तो एमसीडी जब कांग्रेस थी तब भी बीजेपी के ही पास था, तो ऐसे में एमसीडी तो बीजेपी का ही माना जाता है, उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है। ये बात ठीक है आपकी, लेकिन मैं बस इस उदाहरण का इसलिए प्रयोग करना चाहता हूं क्योंकि जब कोई रीसेंट इलेक्शन हुए होते हैं तो उसका भी पब्लिक के ऊपर कुछ प्रभाव पड़ता है। और उस एमसीडी के इलेक्शन में जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच का गैप है वो बहुत ही कम था। तो शायद आम आदमी पार्टी इसीलिए बहुत ज्यादा इंसिस्ट कर रही थी इस गठबंधन के ऊपर, क्योंकि वो चाहते थे कि 3 वे स्प्लिट ना हो जो वोट है दिल्ली की जनता का। लेकिन जिन भी कारणों से ये गठबंधन नहीं हो पाया है, अब उसका प्रभाव कांग्रेस के ऊपर सबसे ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर लोग इस चुनाव को बीजेपी और आम आदमी पार्टी का चुनाव देखेंगे। ठीक है। यासिर साहब, आपको लग रहा है इसका सीधा फायदा आपको होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अगर अलायंस नहीं हुआ है, क्योंकि ये माना जाता है कि वोट बैंक जो है ऑलमोस्ट सिमिलर है कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का, और अगर सब वहां पर अगर कैंडिडेट्स दोनों ने खड़े किए तो जाहिर सी बात है कि वोट स्प्लिट होगा और इसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। तो आप तो बहुत खुश होंगे और शायद दुआएं भी चल रही होंगी कि ये जो अलायंस है वो ना हो। नहीं, अलायंस अगर हो भी जाता है, आप देखिए तीनों एमसीडी भारतीय जनता पार्टी के पास है, और आप देखें कि दिल्ली का स्वरूप कैसे बदला है पिछले 2014 से 2019 में। पहले भी काम हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो चीजें बदली हैं। अच्छा, मैं सीट वाइज आपको बताऊं, आप नॉर्थ ईस्ट की बात कर रही हैं जहां पे मनोज तिवारी साहब चुनाव लड़ रहे हैं। मनोज तिवारी ने, आप जाके वहां के लोगों से बात करिए, आपकी रिसर्च टीम बहुत मजबूत है, आप देखेंगी वहां जाके कि जिस तरीके से मनोज तिवारी के साथ ये था कि वो बाहर के हैं। बाहर का तो अभी अंबिका जी ने कहा कि ऑलमोस्ट 70-80% लोग दिल्ली में बाहर के, लेकिन उन्होंने अपने आप को यहाँ पे एस्टैब्लिश किया, काम किया है, गली गली को सड़क दिया है। जहां पे पानी नहीं था, जिन क्लस्टर में, वहां मनोज तिवारी ने पानी पहुंचाया है। अब आप देखिए क्या है, एक सबसे बड़ा दिल्ली में जो अब देखने को मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस ने अपने जो सबसे महारथी, बड़े महारथी हैं, उन पे दांव लगाया है, वहां पे शीला दीक्षित को चुनाव में उतारा है। तो जो अब लड़ाई है वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में आ गई है। अब यहाँ पे जितने भी आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं, अब मैं अगर आप ही से पूछूं कि नॉर्थ वेस्ट में जो इस वक्त आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट है, आप नाम नहीं बता पाएंगे, ये मेरी मतलब जो मुझे लगता है, क्योंकि लोगों को नहीं जानकारी है। न्यू दिल्ली पे आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट कौन सा लड़ रहा है किसी को नहीं मालूम है। सब बता देंगे कि कांग्रेस से अजय माखन है और उससे मीनाक्षी लेखी है। तो मैं आपको बताऊं कि सबसे पहली और बहुत बड़ी जीत तो होगी मनोज तिवारी की। दूसरी आपको मैं प्रवेश वर्मा वाली, उनके आप इलाके में चले जाएं, एंड तक जहां दिल्ली खत्म हो रही है वहां तक मेट्रो पहुंचाया, वहां तक रोड जो है कभी पक्की नहीं हुई थी कांग्रेस के जमाने में, उसको पक्की करा, उससे बसेस से। देखिए ये तो दिल्ली की बात हो रही है, देखिए मैं राष्ट्रीय परिवेश में बात नहीं कर रहा हूं। तो क्या दिल्ली स्टेट जो गवर्नमेंट है वो काम कर रही होगी, क्योंकि केजरीवाल लेते हैं इसका क्रेडिट, उससे पहले कैसे ले सकते हैं? देखिए सारे काम है, एमसीडी किसके पास है? कौन आपको बेसिक एम्यूनिटीज पे कौन काम कर रहा है? एमसीडी काम कर रही है। सांसद, जो सांसद कोष से जो पैसे होते हैं कौन लगाता है? वो सांसद लगाता है। तो अगर दिल्ली के किन्हीं इलाकों में गंदगी अगर देखने को मिलती है, बाहर वाटर लॉगिंग, ये तमाम, तो फिर तो बीजेपी को इसके लिए जिम्मेदार माना जाना चाहिए, क्योंकि एमसीडी जो है आपके पास है। नहीं, आप उसको जिम्मेदार मानते हैं और उसका जवाब भी हम लोग देते हैं काम करके। हमने जहां पे इस तरह की बात आई, और हमें एक्सेप्ट करने में कोई गुरेज नहीं है बुशरा जी, कि हम अगर कहीं पे कमजोर अगर काम हो रहा है तो उसको हम एक्सेप्ट, हम इन लोगों की तरह नहीं, हम सच में जीना जानते हैं। अभी देखिए देश तोड़ने वाले लोगों के साथ भी आप खड़े हुए हैं। अरे आप राष्ट्रीय परिवेश में मत जाइए, नहीं तो मायावती जी का मैं इतिहास बता दूंगा कि मायावती जी ने क्या किया। मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहता, मैं दिल्ली में रहना चाहता हूँ कि आप जिस मनुवादी की बात करें उन्हीं के साथ मिलकर आपने 2 बार सरकार बनाया। आपने क्या कर रखा है? मायावती जी कैसे टिकट बेचती है पूरा हिंदुस्तान जानता है।
रहा है। आप ही के कैंडिडेट कहते हैं। ये मैं कोई उसमें जाना नहीं चाह रहा। एमसीडी का चुनाव नहीं है ये। मैं दिल्ली में फोकस कर रहा हूं। चुनाव नहीं हो रहा है। दिल्ली में देखिए, ओके, ठीक मैं है, आज आपको बता देता हूं, मैं उसी यासिर साहब, मैं आपके पास लौटूंगी।